नमस्कार देवियों और सज्जनों, जालौपाणी में आप सभी का स्वागत है। और आज मैंने ये वीडियो सिंगल करने का फैसला किया, क्योंकि ये यात्रा जब शुरू हुई थी तो हमने सोचा था कि मैं सिंगल ही वीडियो करूंगा। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये पत्रकारिता की उस बीमारी से शायद मैं ग्रस्त होने की संभावना मेरी बढ़ जाएगी अगर मैंने सिंगल वीडियो ही किए, जिसमें व्यक्ति खुद को सर्वशक्तिमान समझने लगता है। उसे लगता है कि हर एक मुद्दे और हर एक बात पर उसे सब कुछ आता है। मेरे अंदर ऐसी कोई गलतफ़हमी नहीं है, इसलिए मैंने अलग-अलग विषयों के अलग-अलग विद्वानों को बुलाया। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब आप जो बातें कहना चाहते हैं, उसको बिल्कुल ही एकांतिक तरीके से और अकेले कहना पड़ता है। यही एक बात है और इसीलिए मैंने सोचा कि बीच-बीच में मैं कुछ एक सिंगल वीडियोज़ भी करूँ। आप सभी इतना स्नेह और प्रेम दे रहे हैं, इसके लिए बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। बैठा दिया पलक पर मुझे खाक से उठाकर, और आप सभी का स्नेह और प्रेम ही मेरी पूंजी है। आप में से कई लोगों ने मुझे स्नैपचैट और जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, उससे भी मदद की है। और कई लोगों ने तो सीधा पूछा है, बहुतेरे लोगों ने, कि भई आपकी मदद कैसे की जाए, आप अकेले लड़ रहे हैं या जो भी। तो एक तो देखिए कि कोई अकेले लड़ने-वड़ने की और इसको बहुत ग्लोरीफाई करने की बात नहीं। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारे अस्तित्व पर संकट है। आप हँस लीजिए, खींच लीजिए, आप मुझे नकार दीजिए, लेकिन 10 वर्षों के अंदर वह मुसीबत आपकी चौखट पर खड़ी होगी। और इस देश के नेता ऐसे हैं कई सारे, इस देश की तथाकथित मीडिया ऐसी है अभी भी। इस देश में तथाकथित तौर पर जो लोग ओपिनियन मेकर थे, जो लोग इस देश के इंटेलेक्चुअल माने जाते रहे हैं, बुद्धिजीवी माने जाते रहे हैं, उन लोगों का जो रवैया है, उस सब ने मिलकर आपको और हमें एक ऐसी अंधी खाई की ओर धकेला है। आपको और हमें जब मैं कहता हूँ तो मैं केवल और केवल हिंदुओं की बात करता हूँ, सनातनियों की बात करता हूँ। और इसीलिए मैं आप सभी से ये कहना चाह रहा था कि ये लड़ाई आज से नहीं है, ये लड़ाई 1997 ईस्वी से जारी है। और उस समय से ठीक मैं वही हूँ जो आज। हालाँकि मेरा एक अनन्य मित्र कहता है कि अपने बारे में और मैं करके इतना बोलना दरअसल अश्लीलता है, और मैं उससे सहमत हूँ। लेकिन अब चूँकि पत्रकारिता का स्वरूप ही बदल गया है और वह दूसरे धंधे में चला गया है, लिखाई-पढ़ाई, मोटिवेटर और स्पीकर वगैरह बन गया है, तो मैंने उसको यही कहा कि तुम्हारी क्रिएटिव अर्ज चूँकि पूरी हो रही है, वह तो ख़ैर यूट्यूब भी अश्लीलता कहता है कि अपना स्वयंभू ये क्या प्रचार करना है कि मैं आओ मैं तुम्हें बताऊँगा। लेकिन ख़ैर, आज एक छोटा-सा वीडियो बनाऊँगा राहुल विंकी के ऊपर। यह विषधर जर्मनी गया, एक स्कूल में बोला, और बोला क्या, जिसके लिए ये हमेशा से माना जाता है। और इसकी जो पूरी अगर कहीं प्रतिष्ठा है तो यही है कि यह व्यक्ति बाहर जाता है, अपने देश के खिलाफ बोलता है। और जी हाँ, प्रधानमंत्री का विरोध करना, नरेंद्र मोदी का विरोध करना, भाजपा का विरोध करना, ये सब जायज़ है। और आप थम-थोक कर कीजिए, हम लोग भी करते हैं। बहुतेरे मुद्दे हैं जिन पर मोदी का विरोध किया है, भाजपा का विरोध किया है, करते रहेंगे, लेकिन देश के खिलाफ नहीं खड़े होते हैं प्यारे गोरे लड़के। लड़का कहा जाना इनको पसंद है। आप जर्मनी में जाकर क्या कर रहे हैं कि आप इस देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सीधे-सीधे सवाल उठाते हैं। आप कहते हैं कि चुनाव आयोग दिख गया है आपकी बहन, और आप चुनावी सभाओं में चुनाव आयोग के अधिकारियों को सीधे तौर पर धमकी देते हैं। आप उनको कहते हैं कि या तो ये हमारी तरफ से काम करें,
या इनका इलाज किया जाएगा। आपकी धमकी इतनी है कि आप कहते हैं कि आप कहीं भी चले जाएँ, हम आपको खोज निकालेंगे। ये क्या बदमाशी है? भारतीय जनता पार्टी तो सर्वाधिक समय तक विपक्ष में रही है। पिछले 11 वर्षों से ही तो वो सत्ता में है। और 1999 में जब वाजपेयी की सरकार बन गई, उसके तुरंत बाद 2004 में 10 वर्षों तक आप लोगों का शासन रहा भाई। ये लोकतंत्र है, होता रहता है। लेकिन आप जब जाते हैं बर्लिन और वहां कहते हैं कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी कर ली है, हरियाणा और महाराष्ट्र का नाम लेके आप लोग करते हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और एक और चीज है भीड़ का मनोविज्ञान। ये भीड़ का आप में से कई लोगों को आश्चर्य नहीं होता है कि यार ये आदमी साफ तौर पर विषधर है, साफ तौर पर नंगा है, इसको लोग देख क्यों नहीं पा रहे हैं? इसके विषय में एक मनोवैज्ञानिक ने 1950 के दशक में बड़ा शानदार प्रयोग किया है और इसको एश कन्फॉर्मिटी एक्सपेरिमेंट कहते हैं और सोलोमन एश ने यह प्रयोग किया है। आप देखिए कि उसने 20 या 25 लोगों को एक कमरे में बिठाया, बुलाया और एक ही लाइन की लंबाई दी उनको। मतलब एक ही लंबाई की अलग-अलग लाइन उनके सामने एक कागज था जिस पर आड़े, तिरछे हर एक तरह से एक ही लंबाई लेके और वो कागज उनके सामने दिया गया और कहा गया कि भाई बाकी अ, इसमें से सबसे बड़ी लाइन कौन है वो देखो। और जो एक अकेला व्यक्ति जिसको लक्षित किया जाता था, उसके अलावा सारे लोग यूनानिमसली गलत आंसर देते थे। और देखा यह गया कि 75% मामलों में अधिकांश लोगों ने अपनी आंखों देखी बात को भी नकार दिया और गलत जवाब दे दिया। ये होती है कॉन्फॉर्मिटी की बीमारी, हाँ में हाँ मिलाने की बीमारी। और भारतवर्ष इससे सबसे अधिक ग्रस्त रहा है क्योंकि पिछले 1200 वर्षों में गुलामी ने हमारी मेधा को, हमारे आत्मविश्वास को, हमारे गौरव बोध को, सबको भूमिसात कर दिया है। इसलिए एक सामान्य हिंदू जो तथाकथित तौर पर खुद को बुद्धिजीवी, प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष या ब्ला 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 कहता रहता है, कोडा लहसुन क्या क्या सब, उस व्यक्ति को यह समझने में क्यों दिक्कत हो रही है कि कोई भी बिब्लियोलेट्रस यानी एक पंथ जो एक किताब और एक उपदेशक, एक संदेशवाहक पर आधारित है और जिसमें साफ-साफ उस रिलीजन और मजहब के अनुयायियों का यह पावन कर्तव्य बताया गया है कि आपको पूरी दुनिया को काफिरों से खाली करना है। और काफिर मतलब ईसाइयों के लिए गैर ईसाई, मोहम्मदवादियों के लिए गैर मोहम्मदवादी। आप देख लीजिए क्या कहती है कुरान और बाइबल। अंतिम कर्तव्य क्या है किसी एक मोहम्मदवादी का और क्यों? आप देखते हैं कि मोहम्मदवादी लोग डॉक्टर हों या कोई भी जाके फट जाते हैं, उनको डर नहीं लगता, उनको कभी ये नहीं होता कि अरे क्यों, किस लिए? यही ऐश कॉन्फॉर्मिटी एक्सपेरिमेंट। और उनकी तो किताब पूरी की पूरी कि कयामत होगी तब तक बचे रहोगे और जब तक एक भी काफिर है कयामत नहीं होगी साहब। तो वो जजमेंट डे लाने के लिए इन लोगों को हर एक पृथ्वी को काफिर मुक्त करना है और पृथ्वी में काफिर अब सारे बंधन टूट गए हैं, सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन एक सनातन बचा हुआ है, एक हिंदुत्व बचा हुआ है, एक भारत बचा हुआ है। दुनिया भर को ये दोनों राजनैतिक विचारधाराएं धाराएं अपनी काली चादर में लपेट चुकी हैं, लेकिन केवल एक स्थान ऐसा बचा है जहां पर ये काली विचारधाराएं नहीं
पूरी तरह कब्जा कर सकें। मोहम्मदवाद ने पिछले 900 वर्षों से ये कोशिश जारी रखी है और ईसाइयत ने पिछले 250 वर्षों से। और सच पूछिए तो उससे भी पहले से, क्योंकि जब वो टॉमस रो शाहजहां के दरबार में आया था 1600 ईस्वी के आसपास, 17वीं शताब्दी में तभी आया था, 1664 वगैरह के आसपास। उस समय से को देखिए, या फिर जब मिशनरियों ने यहाँ आना शुरू किया। आज की डेट में बड़ा हंगामा मचाया जा रहा है कि अरे अयोध्या के बाहर एक मुसलमान लड़के को भगा दिया। क्यों नहीं भगाएंगे? और ये देखिए, साक्षी जोशी टाइप की अलर बलर बकने वाली कोई महिला खुद को पत्रकार भी बताती है, वो कह रही है कि उस बच्चे को कैसे, क्या दूसरे लोग जो टीका लगाते हैं, आपको कभी हुआ कि आपने पूछा कि वो क्या खा के आते हैं? अरे हिंदू है भाई, हिंदू अगर टीका लगा के आ रहा है तो वो मंदिर में नहीं जाता है करके, और हिंदुओं की परंपरा है हिंदू संभालेंगे। वो बच्चा नहीं है भाई, वो कल को उसी विचारधारा का होगा जो पूरी धरती को कुरेजी से भर देना चाहती है। इसलिए आप हिंदुओं को उनके हवाले छोड़ो ना यार, आपको कमाना भी उन्हीं से है, आपको गरबा भी उसी में से करना है, क्या मतलब है इस सब बात का? और ये बड़ी अच्छी बात हो रही है कि इस बार डिफेंसिव नहीं हो रहा है हिंदू, और इन ऐसे मसलों पर कोई डिफेंस की जरूरत नहीं है। आप सीधे तौर पर कहिए कि ये प्रतिक्रियाएं अभी होंगी ही, अभी तो असर्शन शुरू हुआ है मात्र। हिंदुओं ने पूरी तरह खुद को असर्ट भी नहीं किया, अभी तो केवल कुछ हिस्से जागृत हुए हैं, अभी तो अंगड़ाई चल रही है। असर्शन के बाद अगला कदम होगा हमारी जगहों को वापस लेना, हमारी जितनी चीजें छीनी गई हैं, हमारे जितने मंदिर हैं, उन सभी को लौटाना होगा। और ये सभ्यता की लड़ाई है, आप माने या ना माने, संकट आपके दरवाजे पर है। और देखिए राहुल गांधी इसीलिए जब वो जाकर करते हैं, चाहे वो बर्लिन हो या ऑक्सफोर्ड हो या कुछ भी हो, और ये सैम पित्रोदा जो अपना नाम तक कायम नहीं रख सका है, ये देखिए ये सारे इसी टाइप के दोगले लोग हैं। सत्यनारायण से वो सैम हो गया। राहुल के बारे में मैं कुछ कहूंगा ही नहीं, नेहरू से होता हुआ कहाँ गांधी, और कितना पंचमेल खानदान है, उसको तो मैं उस पर बात ही नहीं करना चाहता। लेकिन क्या प्रधान सेवक जी अपनी गहरी नींद से जागेंगे और राहुल गांधी को दौड़ लौटते ही, जबकि वो लौट चुका है, क्या उसे गिरफ्तार करेंगे? क्या भाजपा की रीढ़ में इतना दम होगा कि ये सपरिवार ये व्यक्ति कैद खाने के भीतर जाए तमाम घपले घोटालों के बाद, या कि केवल जुबानी जमा खर्च ही होता रहेगा? इन्हीं सवालों के साथ छोड़ा जा रहा हूं मैं आपको। व्यालोक वाणी पर आप अपना स्नेह और प्रेम जिस तरह से दे रहे हैं, प्लीज बनाए रखिए। जय जय सिया राम। फिर मिलेंगे एक छोटे से विराम के बाद। जय सिया राम।